प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मोदेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद सूर्य मंदिर का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष समारोह में भी करेंगे शिरकत। पूर्वोत्तर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री दरगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में राज्य स्तरीय पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। शिवसेना में 2 गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग पर लगाई रोक। अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा दोनों गुट चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक दें 3 विकल्प। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बीते 2 सप्ताह में मिसाइल फायर का ये 7वां वाकया। जापान ने कहा उत्तर कोरिया की यह हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वहीं उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया मिसाइल परीक्षण। खेल की खबरों में 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। पहला मैच गंवाने के बाद सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने किया स्वर्ण पर कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम आज मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोडेश्वरी माता की पूजा अर्चना करेंगे और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मेहसाणा जिले जाएंगे और मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सोलर विलेज के रूप में घोषित करेंगे। इस गांव में 1300 से ज्यादा ग्रामीण घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है और 15 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है, जो सरप्लस अक्षय ऊर्जा को पावर ग्रिड के जरिए गुजरात के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर है और ये 6 मेगावाट का सोलर पावर है और 15 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है कि जो दिन के दौरान जो भी सोलर एनर्जी होगा वो स्टोर करेगा प्लस सप्लाई भी करेगा विलेज को और रात में वो कंटिन्यूस सप्लाई करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया है कि सोलर रूफटॉप्स हर गांव मकान पे लगाए जो टेक्निकल फिजिबल थे। तो मोढेरा गांव में 1100 से ऊपर जो मकान की संख्या है जिन्होंने वहां पे हमें 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है और करीबन 13 से 15 से ज्यादा भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे भी हमने 200 किलोवाट से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। मोढेरा स्थित माता मोडेश्वरी देवी मंदिर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी भी हैं, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी माता की पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वे यहां माता का दर्शन करेंगे। माता जी को पहले हाथ जोड़ समायतना करवाएंगे और माता जी की पूजा अर्चना पूरी होने के बाद उसके हाथ से आरती उतारेंगे, माता को भोग लगाएंगे और यहाँ माता की चढ़ी हुई एक माता की चुनरी बोलता है ना,
वो माता की प्रत्येक रूप सेवा के रूप में उसके देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर जाएंगे, जहां वे लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। माता मोडेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के इसी सन टेम्पल में आएंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये मंदिर बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है और साल में एक दिन यानी 23 मार्च को यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर तक जाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे खास बात यह है कि पूरा मोढेरा गांव अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा, चाहे बात ईवी चार्जिंग की हो या फिर पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मोढेरा स्थित मंदिरों की। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में मोढेरा गांव मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहसाना विजिट में सबसे अहम है मोढेरा का ये अक्षय ऊर्जा को क्षेत्र में जो शुरुआत करने जा रहे हैं। देश का पहला मोढेरा ऐसा गांव बनने जा रहा है जहां पे कि 24/7 जो है सोलर सिस्टम के जरिए जो है वो पावर सप्लाई की जा सकेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक इस मॉडल के तहत कि किस तरीके से ये सोलर प्लांट है, जो जहां से कि जो स्टोरेज सिस्टम है उसे जो है सप्लाई वहां से स्टोरेज भी किया जा सकता है। और इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विलेज है तकरीबन 1300 ग्रामीणों के जो घर है उनके रूफ टॉप पर जो है वहां पर सोलर जो के पावर लगाए गए हैं, ताकि उससे जो उनको जो है सप्लाई मिल सके। और जो सरप्लस होगा, जो सोलर सरप्लस होगा वो जो ग्रिड है उनको दिया जाएगा और इस ग्रिड के जरिए जो सप्लाई है वो आगे भी गुजरात के अंदर बाहर जो है वहां पर उसे भेजा जा सकेगा। तो देश का पहला ऐसा गांव मोढेरा बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा पे निर्भर करेगा और ये शायद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मोढेरा, मेहसाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह के 52वें दीक्षांत समारोह और समापन समारोह में भी शिरकत करेंगी। शनिवार को उन्होंने भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुखना झील पर आयोजित समारोह में भाग लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री आज गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री गुवाहाटी में आज से शुरू हो रहे पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। एनईसी की बैठक में कई मुख्यमंत्री, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और एनईसी के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। बाद में गृह मंत्री गोलाघाट जिले स्थित डेर गांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों की तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। अब न तो एकनाथ शिंदे और न ही उद्धव ठाकरे गुट धनुष और तीर चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाएगा। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे धड़े को 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे समूह के दावे पर शनिवार तक जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग का निर्देश शिंदे गुट द्वारा 4 अक्टूबर को एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव नजदीक आने पर उससे चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट को अंतरिम आदेश तक आगामी चुनाव में न ही पार्टी का चुनाव चिन्ह और न ही पार्टी का नाम उपयोग करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दोनों ही गुट चुनाव लड़ने के लिए अपने द्वारा दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीते दिनों देश में एक ऐतिहासिक घटना हुई। देश की धरती पर करीब 74 सालों के बाद सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीते की वापसी हुई। प्रधानमंत्री ने बीती 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद चीतों की रखवाली में भूमिका अदा कर रहे चीता मित्रों से संवाद भी किया। आज ये चीता मित्र अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभा रहे हैं। देखिए इन चीता मित्रों पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। चीता मित्र यानी चीतों के मित्र, जिनका काम है लोगों को समझाना कि ये चीते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत को उपहार स्वरूप दिए जाने के बाद चीता मित्रों से मुलाकात भी की। इन चीता मित्रों को चीता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री ने चीता मित्रों से देश में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अनुकूलित वातावरण बनाए जाने पर भी विचार विमर्श किया। चर्चा में शिकारियों और अन्य कारकों से चीतों की सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आज ये चीता मित्र अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये चीता मित्र लोगों को चीते की जीवन शैली और तौर तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने हम चीता मित्र की जिम्मेदारियां छोड़ी थी और गांव वालों को जागरूक करना है कि ये चीता इंसान पे कभी हमला नहीं करते और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी चीता मित्र के रूप में प्रधानमंत्री ने हमको जिम्मेदारी ये सौंपी है कि जब चीता जंगल से फॉरेस्ट से बाहर आए तो हमें फॉरेस्ट वालों को सूचना देनी है और सब लोगों को गांव में ये समझाना है, इंसान को इसके प्रति जागरूक करना है, व्यक्तियों को कि चीता हानिकारक नहीं है, चीता मित्र है अपना। इसीलिए हम चीता मित्र हैं, उनको समझाना है। अगर कोई पशुधन की हानि होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी। हमको इस प्रकार जागरूक करना है और चीताओं की रक्षा करनी है। स्थानीय आबादी को चीता और उसकी विशेषताओं के बारे में और अधिक समझाने के लिए वन अधिकारियों ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 51 गांवों से लगभग 400 चीता मित्रों को प्रशिक्षित किया है। इनका काम है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जानवर बाड़े से बाहर न आए। जरूरत पड़ने पर उनका काम स्थानीय वन अधिकारियों को सतर्क करना और यह सुनिश्चित करना है कि चीता शिकारियों से सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिल्ली में ठंड का आगमन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलावा दक्षिण के भी कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। NH 730 पर तेज बहाव के चलते छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मूसलाधार बरसात व नेपाल से पानी छोड़े जाने से जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ग्रस्त हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को डीएम व एसपी ने राप्ती के सिसई घाट पहुंच बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया ने ये 7वीं बार मिसाइल परीक्षण किया है। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है।
जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार की जाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा कि अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रूसी बलों के संयुक्त समूह का कमांडर नियुक्त किया है। सर्गेई सुरोविकिन को 2017 में रूस के वायुसेना बलों का प्रमुख बनाया गया था। सर्गेई सुरोविकिन ने सीरिया में रूसी सैनिकों का नेतृत्व किया है। रूसी राष्ट्रपति ने 5 सैन्य क्षेत्रों में से 2 कमांडरों को इस हफ्ते की शुरुआत में ही बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद जनरल सुरोविकिन को यूक्रेन में रूसी सेना का प्रमुख बनाया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आज दूसरा मुकाबला रांची में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम आज के इस मैच में करो या मरो की स्थिति में होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। तैराकी के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। स्पर्धा के रजत पदक पर तमिलनाडु के एस दानुश ने अपना कब्जा जमाया, जबकि कांस्य पदक केरल के अनूप के नाम रहा। वहीं राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 100 मीटर तैराकी के फ्री स्टाइल स्पर्धा में असम की शिवांगी शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शिवांगी ने गुजरात की स्टार तैराक माना पटेल को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं गुजरात की माना पटेल ने रजत पदक से संतोष किया। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। पदक तालिका पर नजर डालें तो 45 स्वर्ण पदक के साथ कुल 104 पदक जीतकर सर्विसेज पहले पायदान पर बरकरार है। पदक तालिका में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरियाणा ने अब तक 30 स्वर्ण पदक के साथ 83 पदक अपने नाम किए हैं, जबकि महाराष्ट्र 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 83 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर काबिज है। भारत के शीर्ष स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने शनिवार को विश्व चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स के फाइनल में हमवतन सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर अपने करियर की 25वीं विश्व ट्रॉफी जीती। इस बेस्ट ऑफ 7 के फाइनल में आडवाणी ने शुरू से बेहतरीन खेल दिखाकर एक कैलेंडर वर्ष में बिलियर्ड्स का राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व ट्रॉफी जीतने का 5वीं बार अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को लेकर पूरे भारत में फुटबॉल का खुमार है। टूर्नामेंट के लिए AIFF अध्यक्ष और स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी पूरे राष्ट्र के लिए एक सम्मान के साथ साथ एक अवसर भी है। AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कल्याण चौबे, जो AIFF के प्रेसिडेंट भी है और बहुत जल्दी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो भारत में शुरू होने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले तो भारत में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, एक्साइटेड ज़रूर हैं आप। क्या रोड मैप देखते हैं भारतीय फुटबॉल, खासतौर से वुमेन फुटबॉल को आगे लेके आने के लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत के लिए बहुत ही रोचक मुहूर्त है। यहाँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज के तारीख में बेटियां जो है देश के लिए फुटबॉल खेलेगी और देश के नाम रोशन करेगी, तो मैं समझता हूँ इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो अंडर 17 भारत के इंडियन नेशनल टीम है, उनमें इतने सारे हुनर है, इतने प्रतिभा है। ये सिर्फ अंडर 17 तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आगे अंडर 20 और बाद में सीनियर लेवल में भी खेलेंगे। और भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से, तो मैं इसके भी मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ, सौभाग्यवान समझता हूँ। सर,
हमने देखा है कि संतोष ट्रॉफी कुछ सालों से उतना ज़्यादा पीक पे नहीं था, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला था, लेकिन इस बार आप लोगों ने टीम को भेजा है सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए। क्या उस लॉजिक है, थोड़ा बताइए, क्या अलग कर रहे हैं आप लोग? 140 करोड़ आबादी की देश जहाँ है, यहाँ फुटबॉल तो मैं कहूँगा कि सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ गांव-गांव में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उनको खेलने का मान लीजिए अवसर भी मिलना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जो बच्चे मान लीजिए टॉप लीग में खेलते हैं, आई लीग और ISL में, उनको जितना एक्सपोजर मिलता है उसके पीछे भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं। तो इसके लिए भारत में अभी आवश्यक है कि हम बहुत सारे चैंपियनशिप को दोबारा शुरू करें। और संतोष ट्रॉफी जो कि मान लीजिए सन 1941 में शुरू हुआ था और विश्व के बहुत सारे पुराना टूर्नामेंट में से ये एक है संतोष ट्रॉफी। तो मैंने सोचा इसको नई पैकेजिंग में शुरू करने के लिए यदि हम गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे भारतीय परिवार के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनको भी लगेगा कि भाई हमारे लोगों के खेल में हम देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भारत में ही है हम। और भारत के जिस खिलाड़ी जो कि मान लीजिए संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे अपने अपने प्रदेश से, उनको लगेगा कि हम विदेश में खेलने के मुझे जो अवसर मिल रहा है, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक हौसला बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कारण से संतोष ट्रॉफी में वो पोटेंशियल है, दोबारा से वो अच्छा कर सके। और भारत के उन खिलाड़ियों के लिए भी ये एक अवसर है कि ताकि यहाँ रह कर के जो मान लीजिए टॉप लेवल में नहीं खेल पाए, लेकिन उनको खेलने की हुनर है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी हम दे सके इस संतोष ट्रॉफी के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे कल्याण चौबे, AFF प्रेसिडेंट, जो बता रहे थे कि किस तरीके से संतोष ट्रॉफी के साथ लेके जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको आगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। हर साल इस्लामी महीने 12 रबी अल अव्वल को हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंसानों को सीरत और चरित्र के निर्माण के लिए नैतिकता का शिक्षण देने वाले हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में उस समय हुआ जब पूरा अरब गंभीर नैतिक संकट में था। जिस वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ वो साल विजय और समृद्धि का साल हो गया। रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की खुशी में पूरी इस्लामी दुनिया में ईद मिलाद आयोजित की जाती है। इस अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं और नारे रिसालत बुलंद किए जाते हैं। हजरत मोहम्मद का आचरण इतना बुलंद था कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। दुश्मनों को माफ कर देना, गुलामों और कनीजों से अच्छा व्यवहार करना, बीमारों की देखभाल करना, निर्बलों और बूढ़ों को सहारा देना और अपने पराये सभी के साथ प्रेम और नम्रता का बर्ताव करने की अनगिनत उदाहरण हजरत मोहम्मद के जीवन में मिलती हैं। हजरत मोहम्मद का पूरा जीवन मानवता के नाम था। उनके आचरण हमें दूरियों को मिटाने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का शिक्षण देते हैं। मसरूर फैजी की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बुलेटिन के अंत में आप हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको छोड़ के जाते हैं देश भर के मौसम के हाल के साथ।